तो चलिए, आज हम एक बेहद रहस्यमयी और रोमांचक ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा उस प्राचीन और ताकतवर राजवंश के बारे में है जिसने कभी बस्तर के घने जंगलों पर राज किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं छिंदक नाग वंश की। देखिए, भारतीय इतिहास में नागवंशियों का जिक्र हमेशा से ही बहुत अट्रैक्टिव रहा है, लेकिन इनका इतिहास उतना ही उलझा हुआ भी है। आज हम जिस इलाके को बस्तर कहते हैं ना, मध्यकाल में वो इस नाग चिन्ह वाले राजवंश के अंडर चक्रकोट या चक्रोकोटिया के नाम से जाना जाता था। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जिसने इतिहासकारों की नींद उड़ाई हुई है। असल में ये राजवंश सिर्फ जमीन पर राज नहीं करता था, इनकी उपाधियां भी एकदम भव्य और पौराणिक थीं। ये खुद को एक ऐसे शहर का स्वामी बताते थे जिसका जिक्र तो कहानियों में बहुत है, लेकिन असल में वो शहर था कहाँ, ये आज भी एक मिस्ट्री है। इनकी शुरुआत कैसे हुई, यही वो रहस्य है जिसे आज हम इस विश्लेषण में डिकोड करेंगे। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बस्तर के छिंदक नागों की पहचान और उनके प्रतीकों को समझेंगे। उसके बाद उनकी उत्पत्ति और शिलालेखों के सुरागों को देखेंगे। फिर हम बात करेंगे उनके पहले शासक नृपति भूषण की, और आखिर में जानेंगे शक्तिशाली शासक धारावर्ष के युग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी इन मध्यकालीन शासकों की एकदम अनूठी पहचान और उनके राजसी प्रतीकों से। अगर हम ऐतिहासिक सबूतों की बात करें तो एक बात बिल्कुल साफ है, छिंदक नाग राजाओं ने जगदलपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर बारसूर को अपनी राजधानी बनाया था, और बस वहीं से वो पूरे चक्रकोट राज्य को कंट्रोल करते थे। रिकॉर्ड्स ये भी साफ बताते हैं कि वो कश्यप गोत्र के थे, मतलब उस दौर में बारसूरी उनकी राजनीति और कल्चर का सबसे बड़ा हब था। अब सुनिए, इन राजाओं के टाइटल्स कितने शानदार थे। इनमें से एक उपाधि थी सर्वोत्तम शहर भोगवती के स्वामी। अब ये भोगवती असल में एक माइथोलॉजिकल या पौराणिक नगरी है, और इसको लेकर विद्वानों में आज भी बड़ी दिलचस्प बहस चलती है। कुछ मानते हैं कि आज का जो दंतेवाड़ा है, जिसे पहले भोगराम कहते थे, वही शायद प्राचीन भोगवती है। लेकिन कई स्कॉलर्स कहते हैं कि भाई, जब तक कोई पक्का सबूत ना मिले, किसी भी जगह को ये पौराणिक नगर मान लेना जल्दबाजी होगी। इन शासकों के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है इनकी अग्रेसिव और पावरफुल ब्रांडिंग। मतलब ये सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि अपने प्रतीकों से भी खौफ पैदा करते थे। जरा सोचिए, इनके झंडे पर सर्प चिन्ह यानी सांप का निशान होता था, और जो इनका मेन राज चिन्ह था ना, उस पर एक बाघ और एक बाघ का बच्चा बना होता था। इन आक्रामक निशानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चक्रकोट के ये रूलर्स अपनी ताकत दिखाने में कितने बेखौफ थे। तो पहचान तो होगी, पर अब आते हैं दूसरे सवाल पर, ये आखिर आए कहां से थे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा ज्योग्राफी और उन पुराने पत्थरों पर लिखे सुरागों की तरफ मुड़ना होगा। देखिए, बस्तर के इस पूरे इतिहास में इंद्रावती नदी का रोल बहुत ही अहम है। ये सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि एक पूरी कल्चरल बाउंड्री लाइन की तरह काम करती थी। अगर आप शिलालेखों को देखेंगे ना, तो हैरान रह जाएंगे। इंद्रावती नदी के ठीक नॉर्थ में जो शिलालेख मिले हैं, उनकी भाषा संस्कृत है और लिपि देवनागरी। लेकिन नदी के साउथ में जाते ही सब कुछ बदल जाता है। वहां के अभिलेख सीधे तेलुगु भाषा और तेलुगु लिपि में है। ये शिफ्ट हमें बताता है कि वहां का कल्चर कितना डायनामिक था। और पता है, इसी भाषा वाले चक्कर ने इनकी उत्पत्ति को लेकर एक बड़ी ऐतिहासिक डिबेट खड़ी कर दी है। मशहूर इतिहासकार राय बहादुर हीरालाल मानते हैं कि ये लोग दक्षिण भारत से बस्तर आए थे। वहीं दूसरी तरफ डीसी सरकार जैसे जाने माने स्कॉलर का कहना है कि छिंदक नाग असल में कन्नल इलाके के थे, और 11वीं सदी के बीच में वो माइग्रेट करके चक्रकोट पहुंचे। तो एग्जैक्टली ये कहां से आए, ये आज भी रिसर्च का एक बहुत ही शानदार विषय बना हुआ है। थ्योरीज से बाहर निकलते हैं और अब बात करते हैं ठोस इतिहास की। चलिए मिलते हैं इस राजवंश के उस पहले शासक से जिसका नाम पत्थरों पर दर्ज है। 25 अप्रैल 1023, ये वो तारीख है जब इतिहास में पहली बार हमें इनका एक पक्का सबूत मिलता है। ये सबूत है एर्राकोड का तेलुगु शिलालेख। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी अभिलेख से हमें इतिहास में पहली बार इनके राजा का नाम पता चलता है, क्षितिभूषण या नृपति भूषण। ज्यादातर इतिहासकार इसी नृपति भूषण को इस वंश का पहला ऑफिशियल रूलर मानते हैं। और यहां से ना घटनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। ये शुरुआती दौर बहुत ही उथल पुथल वाला था। 1023 में हमें नृपति भूषण का पहला रिकॉर्ड मिलता है, और अगले ही साल यानी 1024 में एक बहुत बड़ा हमला होता है।
शक्तिशाली राजेंद्र चोल का आक्रमण, और फिर हम देखते हैं कि 1060 आते आते शासक धारावर्ष का युग खत्म हो जाता है। ये बस कुछ ही दशकों के अंदर हुआ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था। अब ये जो 1024 का चोल आक्रमण था ना, वो कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। इस युद्ध के जो रिकॉर्ड्स मिले हैं वो साफ बताते हैं कि चक्रकोट को हराना कितना मुश्किल था। खुद राजेंद्र चोल के शिलालेखों में चक्रकोट के इन योद्धाओं को वीर, साहसी और लड़ाकू कहा गया है। जरा सोचिए, एक इतने बड़े साम्राज्य के राजा ने जब आपके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हों, तो बस्तर के उन रक्षकों ने कितनी डटकर टक्कर दी होगी। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये उन लोगों की बहादुरी की एक जीती जागती कहानी है। इन शुरुआती लड़ाइयों और संघर्षों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं राजवंश के अगले बड़े पड़ाव की ओर। ये था जगदेक भूषण धारावर्ष का युग। तो नृपति भूषण के बाद सत्ता संभाली धारावर्ष ने, जिन्हें जगदेक भूषण भी कहा जाता था। उनके राज का सबूत सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि बारसूर, पोटिनार, नारायणपाल और कुरुसपाल के कई शिलालेखों में बिखरा पड़ा है। इनके टाइम में आर्किटेक्चर को एक नया ही मुकाम मिला। बारसूर का वो मशहूर शिव मंदिर याद है? वो इन्हीं के सामंत चंद्रादित्य ने बनवाया था। इस दौर की वास्तुकला ने इस राजवंश की विरासत को पत्थरों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इतने पावरफुल शासक और इतना सारा विकास, इसके बावजूद 1060 ईस्वी के बाद अचानक एक सन्नाटा छा जाता है। इतिहास के पन्ने और शिलालेख खंगालने पर पता चलता है कि 1060 के बाद किसी भी पत्थर पर धारावर्ष का नाम है ही नहीं, एकदम गायब। इसी से इतिहासकार ये मानते हैं कि 1060 के तुरंत बाद उनका शासन खत्म हो गया था। लेकिन कैसे, क्या वजह थी, ये आज तक किसी को नहीं पता। और धारावर्ष का इस तरह इतिहास से अचानक मिट जाना हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस रहस्यमयी अंत के ठीक बाद बस्तर की सत्ता मधुरांतक देव के हाथों में चली जाती है, जो शायद इस मेन फैमिली के थे ही नहीं। आखिर उन दिनों हुआ क्या था? क्या कोई पारिवारिक गद्दारी थी या सत्ता हथियाने का कोई खूनी खेल? मधुरांतक देव का वो दौर कैसा था जिसने बस्तर के इतिहास को खून से रंग दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले हिस्से का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। खैर, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बस इतना ही। बस्तर के घने जंगलों में कुछ ऐसे साम्राज्यों के रहस्य छिपे हैं जिन्हें हमारे आज के इतिहास में लगभग भुला ही दिया गया है। हम बात कर रहे हैं छिंदक नागवंश की, जिन्हें सांपों के राजा भी कहा जाता था। और इन शासकों में एक नाम जो सबसे ज्यादा गूंजता है वो है राजा सोमेश्वर देव प्रथम। ये एक ऐसे योद्धा थे जिनके बारे में प्राचीन पत्थरों पर साफ साफ उकेरा गया है कि उन्होंने 6,96,000 गांवों पर विजय प्राप्त की थी। अब सोचने वाली बात है, क्या सच में इतने विशाल भूभाग को जीतना मुमकिन था या ये सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई बात है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और एक ऐसे अमेजिंग साम्राज्य की यात्रा करेंगे जिसका दबदबा पूरे मध्य भारत पर था। ये केवल कुछ पुरानी तारीखों और खंडहरों की बोरिंग सी कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये एक खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने, भयंकर युद्धों और कमाल की कूटनीति की एक बेहद रोमांचक महागाथा है। बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर सिनेमाई ड्रामा की तरह, जो आज से लगभग 1000 साल पहले सच में घटित हुआ था। आइए इस अद्भुत ऐतिहासिक सफर पे एक साथ चलते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस सफर में हम इन रहस्यमयी राजाओं की उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक राजकुमार ने अपना छिना हुआ राज्य वापस पाया, एक बेहद प्राचीन दस्तावेज के रहस्यों को डिकोड करेंगे और अंत में एक ऐसे महासंग्राम के साक्षी बनेंगे जिसने उस वक्त का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया था। हमारी कहानी के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। उस प्राचीन युग में चलते हैं जहां से बस्तर के इस शक्तिशाली नागवंश की असल नींव पड़ी थी। तो ये छिंदक नागवंश कश्यप गोत्र के थे और इनका राज मुख्य रूप से इंद्रावती नदी घाटी के आसपास फैला हुआ था। बारसूर इनकी बेहद समृद्ध राजधानी हुआ करती थी। इनका झंडा भी काफी अनूठा था, जिस पर बाघ और उसके शावक के साथ साथ सांप के चिन्ह बने होते थे। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वे बड़े गर्व से खुद को सर्वोत्तम शहर भोगवती के स्वामी कहते थे। हिंदू पौराणिक कथाओं में भोगवती पाताल लोक में नागों का एक रहस्यमयी शहर माना जाता है। इस एक टाइटल ने ही उनके शासन के चारों ओर एक बहुत ही रहस्यमयी और ईश्वरीय आभा बना दी थी। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1023 ईस्वी में नृपति भूषण के साथ इस वंश का पहला पक्का सबूत मिलता है। उनके बाद सत्ता में आते हैं जगदेक भूषण धारावर्ष, जो हमारे आज के नायक सोमेश्वर देव प्रथम के पिता थे। लेकिन 1060 ईस्वी के आसपास सत्ता के गलियारों में एक बड़ा भूचाल आ जाता है। मधुरांतक नाम का एक शख्स सिंहासन पर कब्जा कर लेता है
और बस ठीक यहीं से मंच तैयार होता है सोमेश्वर देव प्रथम की एंट्री का, जिन्होंने 1069 ईस्वी में एक शानदार और धमाकेदार वापसी की। यहीं से कहानी एक नया और बहुत ही थ्रिलिंग मोड़ लेती है। ये दास्तान है एक बेटे के इंतकाम की और चक्रकोट के अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस छीनने की। अब देखिए, सिंहासन पर बैठा मधुरांतक कोई हल्का फुल्का दुश्मन नहीं था। उसे उस समय के शक्तिशाली चोल राजाओं का फुल सपोर्ट मिला हुआ था। और यहीं पर नजर आता है सोमेश्वर का मास्टरमाइंड। ये समझकर कि सीधे मधुरांतक को हराना मुश्किल है, उन्होंने चोलों के दुश्मनों यानी दक्षिण के चालुक्यों के साथ एक मजबूत गठबंधन बना लिया। ये रणनीतिक कदम एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। न केवल मधुरांतक को युद्ध में धूल चटाई गई, बल्कि उसका वध करके राज्य और परिवार का पूरा गौरव वापस पा लिया गया। अब एक बड़ा सवाल कि इन सब महान विजयों के बारे में हमें इतनी डिटेल में पता कैसे चलता है। इसका सारा राज एक बहुत ही खास प्राचीन दस्तावेज में छिपा है। ये स्लाइड वाकई में सबसे अहम है। यह है कुरुसपाल का शिलालेख। जगदलपुर से करीब 33 किलोमीटर दूर मिला ये पत्थर का दस्तावेज नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है। इसमें कुल 39 लाइनें हैं। इतिहासकार इसे गुप्त वंश के समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जितना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें भले ही एग्जैक्ट डेट्स न हो, लेकिन जिन राजाओं और राज्यों को हराया गया उनकी लिस्ट इतनी परफेक्ट है कि ये उस समय के पॉलिटिकल मैप को समझने का सबसे सॉलिड प्रूफ बन जाता है। इसी कुरुसपाल शिलालेख के आधार पर चलिए अब उन आक्रामक सैन्य अभियानों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस साम्राज्य को हर दिशा में फैला दिया। इन राजा का मिलिट्री ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। पूर्व में उडर यानी आज के ओडिशा के राजा को हराया, दक्षिण में वेंगी के शासक वीर चोड़ पर जीत दर्ज की, उत्तर की तरफ रतनपुर के बेहद शक्तिशाली कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम को हरा दिया, और पश्चिम में वज्र, जिसे आज के महाराष्ट्र का वैरागढ़ माना जाता है, वहां तक अपना परचम लहरा दिया। ये कोई साधारण राजा की विजय यात्रा नहीं थी, ये एक बहुत बड़े विजनरी सम्राट का अभियान था। इस शिलालेख में जो लिखा है वो बहुत ही काव्यात्मक है, लेकिन साथ ही बेहद खौफनाक भी। वेंगी पर एक नहीं 2 बार भयानक हमला हुआ, और दूसरी बार तो गुस्से में आकर पूरी की पूरी राजधानी को ही जलाकर राख कर दिया गया। रतनपुर के बारे में जो लिखा है वो और भी इम्पैक्टफुल है कि रतनपुर को उसी तरह रौंद डाला गया जैसे एक विशालकाय हाथी कमल के फूल को कुचल देता है। ये दुश्मनों के दिलों में दहशत बिठाने का एक बहुत ही क्रूर और सीधा तरीका था। और अब आते हैं उस एक नंबर पर जो पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। 6,96,000 गांव। शिलालेख के 20वें श्लोक में सीधा दावा है कि दक्षिण कोसल के इतने गांवों पर कब्जा कर लिया गया था। अब जरा लॉजिकली सोचिए, क्या इतने गांव होना भी मुमकिन है? इतिहासकारों का मानना है कि ये नंबर शायद पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों से लिया गया एक मुहावरा या अतिशयोक्ति है, या फिर विद्वान ये भी मानते हैं कि प्राचीन काल में ऐसे बड़े नंबर असल में टैक्स कैलकुलेशन या जमीन नापने की किसी यूनिट को दर्शाते थे, न कि लिटरली इतने सारे गांवों को। पर कुछ भी हो, ये इस बात का पक्का सबूत है कि साम्राज्य का साइज बहुत बहुत विशाल था। इतनी बेतहाशा सफलता के बाद इस ऐतिहासिक गाथा में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। ये एक ऐसा टकराव था जिसका होना तय था। एक तरफ थे सोमेश्वर देव प्रथम, जिनकी उम्र अब 60 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनके रुतबे और सेना को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। और दूसरी तरफ रतनपुर के जाजल्य देव प्रथम, एक युवा, ताकतवर और अग्रेसिव कलचूरी राजा। वो ये बिल्कुल नहीं भूले थे कि कैसे उनके दादा को कमल के फूल की तरह कुचला गया था। दोनों ही पक्ष झुकने को तैयार नहीं थे और दोनों के पास विशाल सेनाएं थी। और यहीं पर इतिहास के दोनों पहलू सामने आते हैं। अब हम कहानी का दूसरा साइड देखते हैं। 1114 ईस्वी का ये रतनपुर शिलालेख बड़े ही प्राउड तरीके से बताता है कि कैसे जाजल्यदेव ने चक्रकोट पर एक भयंकर आक्रमण किया। इसके मुताबिक जाजल्यदेव ने उस अपार सेना को बुरी तरह मार काट कर जला दिया। जो राजा अब तक दूसरों को रौंद रहा था, वो खुद एक भयानक हार के मुहाने पर खड़ा था। इस युद्ध का रिजल्ट नागवंश के लिए बहुत ही दर्दनाक था। सोमेश्वर देव को उनके मंत्रियों और रानियों के साथ बंदी बना लिया गया, पूरी तरह से गेम ओवर। लेकिन तभी एक ऐसा सरप्राइज आता है जो किसी फिल्म से कम नहीं। शिलालेख में लिखा है कि जाजलदेव ने अपनी माता के कहने पर सोमेश्वर को आजाद कर दिया। इसके पीछे की असली वजह? इतिहासकारों का मानना है कि जाजलदेव और सोमेश्वर दरअसल आपस में साढ़ू भाई थे। उनकी पत्नियां कवर्धा राजघराने की सगी बहनें थीं। इसी एक पारिवारिक रिश्ते ने उस दिन एक हारे हुए राजा की जान बचा ली। इस भारी अपमान और भयानक हार के बावजूद कहानी यहां खत्म नहीं होती है।
चलिए देखते हैं कि नागवंश की असली विरासत क्या रही। इस पूरी कहानी का सबसे इम्प्रेसिव हिस्सा ये है कि इतनी बड़ी हार के बाद भी छिंदक नागवंश खत्म नहीं हुआ। जाजलदेव ने राज्य वापस कर दिया और सोमेश्वर ने 1111 ईस्वी तक शान से राज किया। और उनकी अमीरी का लेवल ये था कि उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, जो आज के बिलासपुर तक से मिले हैं। उस जमाने में सोने के सिक्के चलाना कोई छोटी बात नहीं थी। नाग राजाओं ने 1333 ईस्वी तक बस्तर में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। कुरोसपाल का शिलालेख आखिर में उनके बारे में जो कहता है वो ये साबित करता है कि हार के बावजूद उनका रुतबा जरा भी कम नहीं हुआ था। उन्हें अर्जुन जैसा महान तीरंदाज और कामदेव जैसा सुंदर बताया गया है। निसंदेह वो बस्तर के इतिहास में सबसे महान और कूटनीति के पक्के खिलाड़ी थे। आज के इस विश्लेषण से एक बात तो तय है, दो अलग अलग शिलालेखों को मिलाकर ही हमें इतिहास की एक पूरी और सच्ची तस्वीर मिलती है। सोचकर देखिए, बस्तर के इन शांत जंगलों और खामोश पत्थरों के नीचे आज भी ऐसे कितने ही बड़े रहस्य और महागाथाएं दबी होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। इतिहास के पन्नों में हर खंडहर, हर पत्थर एक नई कहानी सुनाता है। इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही इतिहास की गहराइयों को समझते रहें और नई चीजें सीखते रहें।